टी सीरीज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हम आज सीखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और इन सब की वेवलेंथ अगर ये मोशन में है तो क्या हो सकती है, और साथ ही में कुछ न्यूमेरिकल हम एक्सेलेरेटर बेस भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सारे न्यूमेरिकल कहीं ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। De Broglie hypothesis established the wave nature of the moving material particles. दोस्तों, small particle like proton, neutron, alpha particle, electron, when they are in a motion, they have some wavelength, and this wavelength obeys a relation of lambda is equal to h divided by m into v, where m is a mass of the particle and v is a velocity of the particle. यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब पार्टिकल मोशन में होता है तो उससे एसोसिएटेड जो भी वेवलेंथ होती है वो उस पार्टिकल के चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। आप ये भी देख सकते हैं इस फॉर्मूला में मास और वेलोसिटी दोनों है, लेकिन चार्ज का वैल्यू नहीं है, मतलब ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ हमें समझना होगा दोस्तों कि अगर पार्टिकल का जो मास है वो अगर ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, और अगर मास कम है तो उसका वेवलेंथ उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी एक बात हमें समझनी होगी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों सेम नहीं है, वो दोनों अलग चीजें हैं। अब जैसे आप जानते हैं मूविंग पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², जिसे हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर लिख सकते हैं m²v² डिवाइडेड बाय 2m, या फिर हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू p²/2m। हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं p² इज इक्वल टू 2me, या फिर p इज इक्वल टू √2me। और अगर हमें किसी भी मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम पता है तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू h/p फॉर्मूला से। मतलब कि मूविंग पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो होगा लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2m into e। तो इस तरह से अगर हमें किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता है तो हम उस पार्टिकल का वेवलेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और यह फॉर्मूला हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। If the ordinary particle is in thermal equilibrium at a temperature T, then its kinetic energy is given by E is equal to 3/2 kBT। और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला किसी भी पार्टिकल के लिए है हाफ mv², जिसे हम 1/2 m²v² by m या फिर p²/2m से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इन दोनों फॉर्मूला को अगर एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास एक नई फॉर्मूला बन जाएगी, जिसे हम लिख सकते हैं 3/2 kBT इज इक्वल टू p²/2m। 2 और 2 को कैंसिल कर लेते हैं और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगी p² इज इक्वल टू 3m kBT, या फिर p इज इक्वल टू √3m kBT। और अगर हमें ऐसे मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, या फिर h डिवाइडेड बाय √3m kBT। मतलब थर्मोडायनेमिकल स्टेट में अगर किसी पार्टिकल का टेम्परेचर हमें दिया है तो हम उस परिस्थिति में भी उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। If a charged particle is accelerated under the potential difference of v, then दोस्तों जब चार्ज पार्टिकल को हम v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी q टाइम्स v, which is equal to half mv²। यानी हम लिख सकते हैं q टाइम्स v is equal to m²v² डिवाइडेड बाय 2m, या फिर q टाइम्स v is equal to p²/2m, या फिर p² इज इक्वल टू 2m³ और p इज इक्वल टू √2m³। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हम इसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2m³। यह फॉर्मूला हमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ ढूंढने में काम लगेगा। दोस्तों यहाँ फिर से एक बार आपको याद करना पड़ेगा कि वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल और मास दोनों की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अब यहाँ समझना होगा, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फॉर इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ बन जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू h
divided by under root of 2m, that is mass of electron into charge of electron times potential V। और जब हम इसके सारे वैल्यूज डाल देते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाता है 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। तो ये फॉर्मूला हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम लगने वाला है। इसी तरह से अगर हम प्रोटॉन के लिए अगर वेवलेंथ की इक्वेशन निकाले जिसमें हम m की जगह पे मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज की जगह पे E वैल्यू रख दें तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन टाइम्स E इंटू V, और ये सारे वैल्यू रखने पर वेवलेंथ लैम्डा बन जाएगा 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। और यही बात अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए लिखें तो हमारे पास लैम्डा बन जाएगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो बनता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच इज इक्वल टू 2e एंड पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज V। जब मैं भी सारे वैल्यू रख दे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू बन जाती है 0.101 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों ये सारे फॉर्मूलाज हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। A proton and alpha particle are accelerated through the same potential difference. The ratio of de Broglie wavelength will be. So, for any charged particle, wavelength lambda can be written as h divided by under root of 2mq into V, where q is the charge of a particle and m is the mass of the particle. So, अगर ये प्रोटॉन के लिए है तो ये बन जाएगा h divided by under root of 2 mass of proton mp, charge of proton is E and potential difference is V. And for alpha particle ये बन जाएगा lambda alpha is equal to h divided by under root of 2 mass of alpha particle which is equal to 4 times mass of proton and charge of alpha particle which is equal to 2 times E and the potential is V. So ratio of wavelength of proton to the wavelength of alpha particle that can be written as h divided by under root of 2 mp E times V into wavelength of alpha particle which is h divided by under root of 2 4 times mp 2 times E and potential difference. अब h और h कैंसल, 2 और 2 कैंसल, mp कैंसल, E और E कैंसल, V और V कैंसल। So हमारे पास बच जाता है lambda p divided by lambda alpha which is equal to under root of 4 2s are 8 by 1। इसे हम लिख सकते हैं 2 root 2 by 1। So हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन डी सबसे एप्रोप्रिएट गिना जाएगा। The wavelength lambda E of an electron and lambda p for photon of same energy E are related by। So electron का wavelength lambda E is equal to h divided by 2m E, E से दिया जाएगा squaring both side, तो ये बन जाएगा lambda E square is equal to h square divided by 2me E। दोस्तों हमें पहले ही बताया गया है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E is nothing but it is E। इसी तरह से अगर हम फोटॉन के लिए जो वेवलेंथ है इसे लैम्बडा p से एक्सप्रेस करते हैं तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा p, या फिर लैम्बडा p इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय E। लेकिन जैसे हम जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन इज एक्सप्रेस एज E, सो दैट्स व्हाई लैम्बडा p बिकम्स hc डिवाइडेड बाय E। अब हम चाहें तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है E की उस जगह पे हम सीधे ही Ep की वैल्यू रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं और हम लैम्बडा E और लैम्बडा P के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा
lambda e square is equal to h square divided by 2me times ई की जगह पे हम सीधा सीधा EP रख देते हैं और हमारे पास वैल्यू बन जाएगा HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा पी। दोस्तों यहाँ से h और h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अगर हम लैम्बडा पी को सब्जेक्ट बनाते हैं इक्वेशन में तो ये बन जाएगा 2me टाइम्स c डिवाइडेड बाय h इनटू लैम्बडा स्क्वायर। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लैम्बडा पी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ई स्क्वायर। हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन बी सबसे एप्रोप्रिएट गिना जाएगा। What should be the velocity of electron so that its momentum becomes equal to that of photon of wavelength 5200 angstrom? दोस्तों किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ जो होगा वो होता है लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इनटू v। अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसे सब्जेक्ट बना देते हैं तो v इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इनटू लैम्बडा। हमें बताया गया है कि जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो फोटोन की वेवलेंथ 5200 जितनी है, 5200 एंगस्ट्रॉम जितनी है। सो ये हो जाएगा 6.625 into 10⁻³ divided by mass of electron 9.1 into 10⁻³ times 5.2 into 10⁻⁷। अब यहाँ पर पूरा अप्रोक्सीमेशन का हमें सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों ये जो वैल्यू है इसे हम 6.6 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली एंड 9.1 एंड 5.2 ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले लेते हैं 46 और ये हो जाएगा 10⁻34 प्लस 31 एंड प्लस 7। सो कुल मिला के हमारे पास हो गया 6 डिवाइडेड बाय 46 और अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करें तो 6.6 डिवाइडेड बाय 46 is approximately 1/7। 1/7 का नियरेस्ट वैल्यू बनता है 0.14 into 10⁻³ plus 34 minus 34 plus 31 and plus 7। सो ये हो जाएगा 10⁻+4। मतलब हमारा वेलोसिटी होगा 1.4 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या फिर हम बोल सकते हैं 1400 मीटर पर सेकेंड। सो द नियर अबाउट आंसर इज 1400 मीटर पर सेकेंड। हमारे सारे ऑप्शन में सी सबसे एप्रोप्रिएट जवाब गिना जाएगा। Electron with a mass small m is accelerated with a voltage V associated with the Broglie wavelength is lambda, when proton with a mass capital M is accelerated with the same voltage associated with the Broglie wavelength will be। So दोस्तों यहाँ पे the Broglie wavelength of any charged particle के लिए जो फॉर्मूला है वो लगेगा लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2m⁴ टाइम्स p। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा लैम्बडा e इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2 स्मॉल m चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन e एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज p। और इसी तरह से अगर हम प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ बनाए तो ये बनेगा लैम्बडा p is equal to h divided by √2 capital M charge of proton times voltage V। और हमें ढूंढना है wavelength of proton, so let's divide wavelength of proton by wavelength of electron और ये बन जाएगा h divided by √2 capital M E into V h divided by √2 small m E and V। H and H get cancelled, 2 and 2 get cancelled, E and V get cancelled। So lambda P is equal to lambda into lambda E times root of small m divided by capital M। और हमें बताया गया है the Broglie wavelength of electron is lambda। So हम लिख सकते हैं wavelength of proton is equal to lambda times the root of small m on कैपिटल M। सो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन सी सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। For a wave concerned with the photon, the Broglie wavelength changes by 0.25%. If its momentum change by p0, initial momentum is equal to। दोस्तों the Broglie wavelength के लिए हम जानते हैं lambda is equal to h by p। Lambda is inversely proportional to momentum।
अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा, या फिर मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। अब यहाँ चेंज बाय लिखा हुआ है तो हम इसे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम मान के चलेंगे कि मोमेंटम कम हो रहा है। मतलब हम बोलेंगे कि लैम्डा डैश इज अ न्यू वेवलेंथ, then p dash is a new momentum, and what is lambda dash? It is 0.25% of original wavelength, so that is lambda, and 0.0025 of lambda because it is increased by 0.25%, और परसेंटेज है मतलब डिवीजन में 100 होगा, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 0.0025 ऑफ लैम्डा। ओरिजिनल वैल्यू में इतना हम ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली उतना ही हमें मोमेंटम में चेंज करना पड़ेगा। हमारा मोमेंटम में जो चेंज है वो p0 है, इसका मतलब ओरिजिनल मोमेंटम माइनस p0, दैट इज अ चेंज इन अ मोमेंटम। वी नीड टू फाइंड आउट इनिशियल मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ p0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.0025 ऑफ लैम्डा दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p माइनस p0, या फिर हम लिख सकते हैं 1.0025 p माइनस p0 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब दोस्तों ये पहले वाले इक्वेशन से भी हम उसे ऐसे ही कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मोमेंटम p इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो आप देख सकते हैं इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू 1.0025 टाइम्स p माइनस p0, मतलब p इज इक्वल टू 1.0025 टाइम्स p माइनस 1.0025 टाइम्स p0, या फिर इसे इस तरफ और इसे इस तरफ लेके आइए। सो 1.0025 p0 इज इक्वल टू 1.0025 p माइनस p0, सॉरी माइनस p। चलिए दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1.0025 p0 इज इक्वल टू 0.0025 इनटू p। अब हमें करना क्या है, हमें p को सब्जेक्ट बनाना है। सो p इज इक्वल टू 1.0025 p0 डिवाइडेड बाय 0.0025, या फिर p इज इक्वल टू, अगर हम दोनों ही तरफ 10⁴ से मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाएगा 1.0025 डिवाइडेड बाय 25 इनटू p0। इसे कैंसिल कर लेते हैं 401, यानी हमारा आंसर हो जाएगा p इज इक्वल टू 401 ऑफ p0। तो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन सी सबसे एप्रोप्रिएट गिना जाएगा। If kinetic energy of particle is made 16 times, percentage change in its de Broglie wavelength will be. Now friends, kinetic energy और wavelength का relation lambda is equal to h divided by under root of 2m into e से दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं lambda is proportional to 1 upon under root of e। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि जब वेवलेंथ लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा है तब इसका जो एनर्जी है E1 वो E है, लेकिन जैसे ही वेवलेंथ हम लैम्डा 2 बदल देते हैं तो उस वक्त उसका एनर्जी जो है E2 वो 16 टाइम्स E है, ऐसा बोला गया है। तो ऐसी परिस्थिति में पहला काम हमें ये है कि ये लैम्डा 2 हमें फाइंड करना है, वो इसी रिलेशन से हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 बाई E2, मतलब हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 व्हिच इज E एंड दिस इज 16 टाइम्स E। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/16 स्क्वायर रूट अगर आप निकालें तो ये बनता है 1/4। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। अब यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा से घट के लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 बच चुका है, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब हमें ढूंढना है कि परसेंटेज चेंज इन अ वेवलेंथ कितना है। तो ये भी आसान है, न्यू वेवलेंथ माइनस ओल्ड वेवलेंथ डिवाइडेड बाय ओल्ड वेवलेंथ इनटू 100 एंड परसेंटेज। अभी न्यू वेवलेंथ हमने निकाला है लैम्डा बाय 4, ओल्ड वेवलेंथ है लैम्डा
and divided by lambda times 100 and percentage. So this comes out to be minus 3 by 4 of lambda by lambda into 100 and percentage. इसे हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वेवलेंथ में, ये आ रहा है -75%। नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है। तो हमारे सारे ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बी दिल्ली गिना जाएगा। For a given metal, work function is W0 and the threshold wavelength is lambda 0. If the metal has a work function W0 by 2, then what will be threshold wavelength? दोस्तों वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में रिलेशन W0 is equal to HF0 या H nu 0 is equal to HC by lambda 0 से निकाला जा सकता है। यहाँ ये इक्वेशन में सजेस्ट करता है कि वर्क फंक्शन और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन में है। अगर वेवलेंथ बदलता है तो अकॉर्डिंगली वर्क फंक्शन भी बदलेगा। तो मान के चलिए कि नया जो वर्क फंक्शन है वो W0 डैश इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा बन जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। सो W0 डिवाइडेड बाय W0 डैश इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा 0 टाइम्स HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा। यहाँ HC दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको W0 इज इक्वल टू W0 डैश इज इक्वल टू W0 बाई 2 दिया गया है। मतलब इसे लिख सकते हैं W0 और इसे लिख सकते हैं W0 बाई 2 which is equal to lambda और lambda 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा 0 या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा 0। तो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन सी alpha particle and deuteron moves with the speed of v and 2v respectively. What will be the ratio of de Broglie wavelength? दोस्तों वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। अगर यहाँ कहा गया है वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल तो ये बनेगा h डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे आप लोग जानते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसे हम 4 टाइम्स f लिख सकते हैं और v अल्फा जो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ न्यूमेरिकल v दिया गया है तो इसे हम v ही रखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ अ ड्यूटेरॉन दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्यूटेरॉन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरॉन। और ड्यूटेरॉन होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसे 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं और सम की कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरॉन 2v दिया गया है। मतलब इसे हम रीराइट करें तो ये लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स m इनटू v। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें रेशियो ऑफ वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरॉन दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स mv फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and wavelength of deuteron becomes h divided by 4 times mv। हमें देखते ही पता चल रहा है कि सारी क्वांटिटीज ऑन राइट हैंड साइड कैंसिल हो रही है और हम लिख सकते हैं लैम्बडा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्बडा d इज इक्वल टू 1:1। सो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन ए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। The kinetic energy of photon emitted from the metal are K1 and K2 when it is irradiated with the light of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively. The work function of metal is, so friends, E is the energy incident to the metal surface and if phi 0 is a work function then K is a kinetic energy of electron ejected from the metal surface. हम E को चाहे तो HC by lambda भी लिख सकते हैं, phi 0 is equal to K, या फिर हम लिख सकते हैं HC minus lambda times phi 0 is equal to lambda times K, या फिर अगर हम HC को सब्जेक्ट बनाएं तो ये बन सकता है lambda times K plus lambda times phi 0। अब हमें दो अलग अलग कंडीशंस बताए गए हैं। एक लैम्बडा 1 जब वेवलेंथ है तब काइनेटिक एनर्जी K1 है और लैम्बडा 2 वेवलेंथ है तब काइनेटिक एनर्जी K2 है। तो इसी इक्वेशन की हेल्प लेके हम इक्वेशन लिख सकते हैं कुछ ऐसे, HC is equal to lambda 1 K1 plus lambda 1 times phi 0 और वही HC is equal to lambda 2
k2 प्लस λ2 φ0 कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये दोनों कांस्टेंट है तो हम सीधा सीधा दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर लेते हैं। λ1 k1 प्लस λ1 φ0 इज इक्वल टू λ2 k2 प्लस λ2 φ0 और सीधा ही कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि हमें वर्क फंक्शन ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये वाले टर्म को इक्वल टू के उस तरफ और ये वाले टर्म को इक्वल टू के इस तरफ भेज देते हैं। तो देखिए क्या बनता है, λ1 k1 माइनस λ2 k2 दैट इज इक्वल टू, ये इस तरफ आने पर नेगेटिव और ये उस तरफ जाने पर पॉजिटिव है कि λ2 φ0 माइनस, देख सकते हैं λ2 φ0 माइनस λ1 φ0 को कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से और ये बन जाएगा λ1 k1 माइनस λ2 k2 is equal to λ2 minus λ1 times φ0। जैसे φ0 को सब्जेक्ट बना लीजिए तो ये बन जाएगा λ1 k1 minus λ2 k2 divided by λ2 minus λ1। तो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन ए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा।